के इधर ही आएगा। ये 11 तक ये मेला लगा रहेगा। क्वालिटी रेट है ये 11 तक रहेगा। बैग चाहिए था। उसको टेप से चिपका दो नहीं तो उड़ जाएगा। येलो टेप है। Excellent, excellent. नहीं वो तो नहीं आ रहा है, उसी दिन से नहीं आ रहे होंगे। फोन करने पे भी नहीं बन रहा। अरे दीक्षित को बता छोटा छोटा स्क्रू रहता है ना उसका स्क्रू भी अलग अलग टाइप्स के आ गए। अब स्क्रू ड्राइवर भी अलग अलग चाहिए। छोटा स्क्रू ये तो लगा हुआ है, दूसरा लगाने का तो डैमेज भी हो सकता है ना। ये क्वालिटी वो तो जैसे LMK में आप LMK में डालेंगे तो डैमेज होगा ना, हेड डैमेज होगा, आप खोल नहीं पाएगा, सीज हो जाता है। करंट और वोल्टेज चेक करने के लिए जैसे मोटर रनिंग में है सिंगल साइड कोई भी चेक करना। मतलब मेरे को उधर एमीटर में देखने की जरूरत नहीं। अगर ये उधर भी कभी कभी फील्ड में स्टार्टिंग में मोटर रनिंग में आए तो उधर ही लोग बोलते हैं क्या क्वालिटी का है खाना। इसका तो ये जो है हम लोग ओरिजिनल क्वालिटी के टाइप जो करंट चेक करते हैं चेक करने में यूज करते हैं। ओरिजिनल कॉन्टेक्ट में चल रहा है, केबल में लगाते हैं, कितना एम्पियर है, कितना ये करंट हो रहा है। इंसुलेशन का ऊपर में भी लगाने से ऊपर में लगाता है इसका ही ना। जैसे केबल आ रहा है ना डिपोजिशन रेट नहीं आपका वेल्डिंग का WPC से करंट रिक्वायरमेंट होता है, करंट और वोल्टेज वो इससे हम लोग को WPC का होता है ना, वो तो नोट करता है कितना करंट में मारा है, कितना वोल्टेज। WPC समझ आप आपका जो वेल्डिंग वाला वो बनता है पूरा स्पेसिफिकेशन, उसमें करंट करता है। अच्छा उसको मेजर करता है। अगर उससे डिफरेंट आता है तो नहीं, बेसिकली ये जो है रेंज है।
करंट वोल्टेज चेक करेगा और वो वेल्डिंग मारने का उसको नहीं भेजेगा लैब। अगर वो करंट वोल्टेज के पास हो जाएगा तो उसी रेंज में हम लोगों को एक डब्ल्यू हम लोग क्वालिफाई करेंगे कि ये इसका पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर ही मारने का करंट वोल्टेज। अगर फिजिकली ज़्यादा आया तो ज़्यादा हो तो फेल हो जाएगा टेस्ट। अब ज़्यादा अगर करंट प्रोसीजर इसलिए एक्चुअल क्या पहले प्रोपोज WPS बनता है, इसका बेस में ओल्डर मार के PQR के लिए भेजता है। तो PQR मतलब बेस्ट ऑफ टेस्टिंग पास हो गया, मतलब एक WPS इज एस्टेब्लिश, समझे ना। मतलब वो WPS के से फर्दर WPT होगा। संजय थोड़ा इसके बारे में बताओ। स्लैम कौन हमारा कंक्रीट फिटर है, हमें स्लम कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा सूखा होगा तो कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा गीला होगा तो पूरा सेग्रीगेशन हो जाएगा कंक्रीट। तो इसके लिए हम स्लम कौन यूज करते हैं। नॉर्मली इसका वैल्यू 80 to 120 के बीच में मैं मेंटेन करता हूँ। लेकिन जैसे पंपिंग करना है, पंपिंग केस में 150 तक हमें जाना है, तो वैसे देख के तो पता नहीं कर सकता कि इसकी वर्केबिलिटी कितनी है। इसके लिए हम इसमें भर देते हैं। कंक्रीट भरने के बाद इसको हमने हटाया तो कंक्रीट थोड़ा सा सेटल होगा, तो उसमें मेजरमेंट सेटल होने के बाद हम इससे उल्टा कर ये इधर है, मैं आपको दिखा दूं। एक्चुअली ये स्केल से मेजर करते हैं, बट ये होना चाहिए, कहीं मीट गया होगा। सही मिट गया है। नहीं ये किससे बस टैंपिंग मोड है, इससे टैंपिंग करके और बाद में स्केल से मेजर करके इसको हटा के पूरा हटा देंगे। नहीं नो दैट इज डायरेक्ट इसमें रहता है, डायरेक्ट इसमें स्केल मार्किंग रहता है, लेकिन इसमें नहीं है मार्किंग। यहाँ से किया, यहाँ पे हमारा जो रीडिंग है हमारा स्लम कितना है ये पूरा भर दिया, ये पूरा भर के इसको हटा दे, ये कौन हटा पॉकेट में लेके मत जाओ। तो जैसे उसका सपोर्ट हट गया तो ये थोड़ा कंप्लीट सेकंड। अच्छा मतलब क्या है, ये हाइट जो अभी इतना है उसके बाद ये इतना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा अभी वर्केबिलिटी ज़्यादा वर्केबिलिटी मतलब ज़्यादा कम वर्केबिलिटी मतलब। बेस्ट एग्जांपल हमको लिक्विड को जैसा विस्कोसिटी होता है, मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी होगा मतलब ठीक होता है, कम विस्कोसिटी मतलब जैसा वाटर फ्री फ्लो, जैसे हम कंक्रीट को चेक करते हैं वर्क। इसका दो टाइप का टेस्ट होता है, इसको उल्टा करके भी टेस्ट होता है। वो फ्लो टेस्ट करते हैं, फ्लो टेस्ट कंक्रीट। चल नहीं इसमें टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ा तुम बताओ, उत्कर्ष बताओ टोटल स्टेशन के बारे में। टोटल स्टेशन है सर, इससे हम कोई भी मार्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लांट हम स्टार्ट करने आए, यहाँ पे हम वर्क करने आए, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है क्या कहाँ पे बनाना है, अभी बाउंडेड बुलेट इधर बनाना है, टैंक इधर बनाना है, क्या कहाँ बनाना है। तो हमें क्लाइंट ऑलरेडी एक रेफरेंस पॉइंट देता है, जिसको हम 0 लेके चलते हैं। वहाँ से हम इसमें हम टोटल स्टेशन में डेटा फीड करते हैं कि यस दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हमें मेज़र करना है कि हाँ हमें हमारी ड्राइंग में मार्क होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट दिस पे ये पूरा आपका टैंक फार्म या माउंटेड बुलेट यहाँ पे बनेगा। तो ये पूरा देता है सेटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके, इसीलिए इसको टोटल स्टेशन कहते हैं। ये मतलब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कुछ वहाँ पे देना होता है ना, जैसे ये वाला उसका वो किधर है, वो प्रिज्म रहता है, प्रिज्म रहता है उसका। प्रिज्म सैटेलाइट वाला नहीं है, इसलिए तुम देख पाएगा ना। सैटेलाइट वाला नहीं है, टोटल स्टेशन नॉट सैटेलाइट वाला, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जैसे हमें इस लोकेशन का हमें कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ पर फिल्म रखेंगे, इससे देख सकते। तो उसमें क्या है, ये तीनों दिखाएगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन है प्लस हाइट, तीनों हमें दिखाएगा। प्रिज्म किधर है, प्रिज्म लेके प्रिज्म नहीं लेके आएगा, होगा एक बार प्रिज्म उसके साथ में भी क्लोज वायर होता है।
क्रॉस वायर्स होता है, उस क्रॉस वायर के इंटरसेक्शन पे इसमें फोकस करना है। यस, दिस इज लेजर। नॉर्मली जो भी आता है 200 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। इसका 500 मीटर और एक्यूरेसी इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड degree converted into minute converted into second. That's the same divided by 50. 1 degree का 1/20th part it can be. तो मेरा पास मान लो इसमें ये नहीं है, लेवल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे भी Yes, काम yes, we can. नहीं, दिस इज अलग है, ये अलग है। नहीं, इससे कोऑर्डिनेट नहीं, हाँ वो कर सकते हैं, लेवल भी हमारा दे x y z तीनों कोऑर्डिनेट हाँ लेवल भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम उसके लिए यूज नहीं करते, केवल x and y कोऑर्डिनेट ही देते हैं। z कोऑर्डिनेट हम यूज नहीं करते। ये तो परफेक्ट है इसको ये परफेक्ट है, कॉस्ट बेस ज़्यादा है, तो जितना हम रफ वो इंस्ट्रूमेंट की जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उसके पास इतना बड़ा है, अगर मैंने कहीं पे क्रॉस हेयर रख दिया तो ऑटो में इसका क्रॉस मतलब नहीं, वो अपने आप क्रॉस को मैच नहीं करेगा, थोड़ा फिर टाइम टेकिंग नहीं, उसमें टाइम टेकिंग कुछ ना होता है सर। बेसिकली क्या है ना, मैक्सिमम इसमें 30 सेकंड से टाइम आपको एक प्लस रहता है इसके अंदर, और इसमें आपको ऐसा प्रोसेस रहता है इसका सेंटर जब वहाँ आपको मैच हो जाए आपको कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। समझ गया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे इतनी बड़ी जगह है ना, मुझे यहाँ पे प्रिसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो तो टाइम लगेगा। मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। अभी और जो हाई एंड आते हैं उसमें वो पूरी फैसिलिटी है, आपको इसको सेट करना है, आप फ्रिज में लेके आप चलते रहो, ये अपने आप को फॉलो करता है। बट दैट इज कॉस्टली अराउंड 50। Yes, that is available, but This is for grouting sir. for grouting और सीमेंट मोर्टार जिसमें एग्रीगेट नहीं है बेसिकली, उसको सिस्टम सेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, और जिसमें एग्रीगेट है 20 mm या उससे बड़ा, उसके लिए इसको use करते हैं। अभी इसमें भी 100 mm भी हमारा ग्राउंडिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर 14 दिन से पहले का ही है। तो हम लोग 28 डेज तो साइट पे कंपल्सरी टेस्ट करते ही हैं, 7 days and 28 days। नहीं तो वहाँ जो वो भी करता है क्या? वो भी करता है। मैन्युफैक्चर भी करता है क्या? 1 day 3 day एक्चुअली होता है, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, मार्क कर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको इमीडिएट सेल आउट करना, मार्क करना 28 डेज वेट करेगा, तो मीन्स 1 मंथ निकल गया, फर्दर 2 मंथ का पीरियड विंडो मिला उसको यूज करने के लिए, तो वो अपनी इमीडिएट दे देता है। देन 7 days 28 डेज जब भी कंप्लीट होता है उसके बाद सर्टिफिकेट इशू करता है। वो डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है तो आप उससे मार सकते हो। हमारा स्ट्रेंथ आना चाहिए, हमने जो साइट पे टेस्ट किया, अगर वो हमारा रिक्वायर्ड से कम है, भले ही उसका 100 आता हो, हमसे कोई मतलब नहीं। इससे पहले हम क्या करते हैं, जब मेटेरियल साइड में पहुंचता है हम उसको थर्ड पार्टी भेजते हैं, मतलब इनका मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो, और इससे कंपेयरिंग हम जो एनेबल एक्रेडिटेड लैब वहाँ ये सैंपल को भेज के उसका रिजल्ट दोनों चेक करते हैं। अगर दोनों बराबर आ रहा है, मैन्युफैक्चर से स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, हम वो सैंपल को अप्रूव करेंगे। अगर उससे स्ट्रेंथ कम आ रहा है उसको फिर हम वापस भेज देंगे। इससे पहले हम साइट में भी फिजिकल टेस्ट करते हैं। अगर हम सीमेंट आया फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फाउंड एनी लम्प्स इन द सीमेंट बैग, we will reject it, and for the second procedure we will take the cement sample and drop it in in a glass of water or in a mug of water. If it floats on the water, we need to reject it, because the density, specific gravity of cement is more than water, which is 3.15. It should what do we call it? It should sink in the water. It should not float on the water. If it floats on the water, and this is the second point, we can reject the cement sample. तो 3 गुना है फिर भी कैसे कम आ सकता है? मतलब क्या कुछ क्या मिलाता है, क्या मिल जाता है? No, for that we will do the chemical test in the third party lab. इसका बारे में Physically, these are the sieves, ISOs we call it. These sieves are used for testing sand, the fineness of sand. These sieves are designated with
You can find the holes here. वो अलग अलग साइज तो इसमें जो फंस जाएगा ये 10 वो mm. दैट इज द It is रिटर्न coarser, कोर्स पार्टिकल 600 माइक्रोन 150 माइक्रोन तक क्लास तक जाता है। तो ये हमें पूरा ग्रेडिंग बताता है कि हमारा कोर्स बाई वेट ही बताएगा ना, यस Yes. इसके बाद हमें वाइट वेट करना है, मैं मशीन से हमें वेट करना बाई वेट बताएगा ना। है। Yes. So क्या जो स्टैंडर्ड में वो बाई वेट ही Yes, देता yes. Percentage written on That is the the side of. grading. There are some grades and Percentage gradation as per IS specification. There are 4 zones of sand. One is zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Based on its coarse. Zone 1 sand is more coarser. Zone 2 is less coarser than zone 1. And coming to the last zone 4, it is finer sand. It is not suitable for construction purposes. We use here for zone 2 and zone 3. Zone 2 it is not adequate in all the locations, so we will prefer zone 3 in all the construction. If zone 3 is available, it's well and good. We will very close comparing to all the zones. We will use this to check the zones. We will use this seal. We will do the final sieve analysis using this seal based on the limits given in our IS specification. The limits we achieve the seal limits based on the zones. We will what do we call assure and approve that this sand is belongs to this zone. इतना वो ये जो वाला है इसमें तो जो मतलब सच मटेरियल शुड नॉट बी इन द सैंड ना, सच मोर्स मटेरियल। No, actually this is the first 10 mm. If we get any sand, अगर हम कुछ sand लेके आए साइड पर, ये 10 mm पूरा पास होना चाहिए. As per IS standard, it should pass 100% from the 10 mm. And next, it is 4.75, and it's below 2.36. Just you, it is designated. You can check here. The seal says is here 4.1. टेप लगाया है इधर. अच्छा टेप लगाया है. And you can check here the seal says. ये फ्लोर ये वाला जो फ्लोर ये 2.75 नहीं, No, this is 4.75. 4.75 जो है इसके जस्ट पीछे जो दिख रहा है वो भी तो बड़ा है। Yes, sir. Actually, for 10 mm, it should pass 100%. And for zone 2, I'm explaining. And for 4.75, it should pass 95 to 100%. 95 to 100. And to the below, if you go down, it is 2.36. It should go from 90 to 95. And later on, the limits will be decreased. And the main important and the sensitive sieve in this IS is 600 micron. If 600 micron, if we achieve the limits in the 600 micron, we can 600 micron मतलब 600 into 10 power minus 6. 600 into 10 power minus 6 is 0.006. This is sand replacement cylinder. Coarse grain soil. कोर्स सॉइल और GSB WMM उसका कॉम्पेक्शन चाहिए। इसमें नीचे हमारा ये ट्रे रख के मैं गड्ढा करना होल किया, मटेरियल बाहर निकाल दिया। अब कितना वॉल्यूम कितना हमने कवर किया उसका चेक करने के लिए हम इसमें सैंड करके उसको सैंड फ्लोर करते हैं। जितना सैंड हमारा गया उसका हमने वेट ले लिया, हमें डिफरेंस से मिल जाता है। दैट इज द इक्विवेलेंट सैंड वे ऑफ उससे हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कितना वॉल्यूम है। देन जो हमारा मटेरियल इधर कलेक्ट हुआ उसका वेट ले लिया, इसको हमने पहले लैब में टेस्ट किया है सैंड एंड एग्रीगेट और डेंसिटी सैंड की भी हमारे पास GSB की भी है, उसको इक्विवेलेंट करके हम चेक करते हैं कि हमारा डेंसिटी कितना है। Simple principles are it is related to density, comparing the density of the two materials. One is the material we know density earlier, we will check it in the lab, and after going to the site, we will check the density of the exploited material, in which the work done with the material is. For example, you can check that GSB is laid there. We need to check the compaction of the GSB, how much it has compacted. We will get it tested in the lab. We will know its MDD, maximum dry density and optimum moisture content. Dry density is nothing but its maximum density. And after that, at which the moisture content should be achieved. For example, we will pour water on the surface and we will compact. Optimum moisture content is nothing but the moisture content in which we will attain its maximum density. Below that moisture content, we will not get 100% compaction, and after that moisture content, the compaction will be reduced. These two values we will find out in the lab, and after getting known with those two values, we will test at the site.
by digging a hole. This is 100 mm cylinder, so we will dig a hole up to 100 mm and more than 100 mm, and after that we will fill the sand here and we will export the material. We need to check the density of that particular material we have excavated. We need to check. You know the density of the sand. We will actually what we call we will pour some sand here between 1 mm mass and 600 rating. We will find the density of the sand, find the bulk density of the sand. Comparing with this density of the sand, we will find the density of the material that we call with the excavated material. For example, GSB and WM. And after knowing the density, there are some calculations in our format. Based on the calculation and moisture content, we will calculate the compaction. For GSB and WMM, we need to get more than 98% compaction. And for soils, we need to get up to 95. Minimum 95 here it is, and as per specification and board, Minister of Transport and Highways, it is rather than 90 to 95. We need to achieve for soil up to embankment. And for subgrade, below the grade for GSB, we will be on the grade on the level. Quality subgrade, and its compaction should be achieved greater than 97%. If we achieve greater than 97%, we will be permitted to lay the GSB level. And after achieving the compaction of 98% and more than 98%, we are allowed to do the PCC, whatever. Further courses. This one is the rebound hammer. Whenever our concrete tube fails, You need to check the first. This is the first method to do exercise. Rebound hammer. this is the actual site concrete to tested. Actually, based on the graphs and some, they will provide, the manufacturer will provide some type of graph and color charts. We will apply the load, given load. If the concrete is M30, we will apply the load and we will hit on the concrete surface. And based on the rebound, there will be some wall type equipment inside. And after it rebounds, we will get the load. What do we call action and reaction? Nothing but. We will providing some action and the reaction the concrete surface gives back. We will check here. Based on the value, we will check it in the chart. For example, we are checking the cube just site. If the cube fails, the client gives us the first instruction to do rebound hammer test. We will do the rebound hammer test after 28 days. Not in 7 days, we will need to do it after 28 days because 100% of the strength will be achieved after 28 days for any concrete. So after 28 days, we will check it at site. After getting the value, rebound value, nothing but we will give, suppose it is M30, we will give M30 load and we will hit on the concrete surface. In which the tube failed, in which the tube failed because what do we call, जो structure में tube fail हो गया, जो structure में हमने concrete दिया, उसका tube जब fail हो जाएगा, हम ये test करना पड़ेगा सर. अगर ये test पास हो गया तो हम बोल सकते हैं सर जो tube fail हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, ये पास हो गया. मतलब IS कोड भी सपोर्ट कर रहे हैं. Yes, IS कोड सपोर्ट कर रहे हैं. This is comes under non-destructive testing. Non-destructive. का रिबाउंड यहाँ से मिल जाएगा. Rebound value We will get the value here and we need to check it in the graph. So this will give the compressive strength. Yes. Corresponding. It will give the site compressive strength in which the structure has achieved. So based on that compressive strength, we will compare with Yes. M30 data. Yes. And it is Yes. about that Yes. it is acceptable. Even there is an internal procedure also, sir. Before proceeding to this, we will check the standard deviation of the tubes for the 30 days. मतलब अभी एक ट्यूब फेल हो गया, M30 पकड़ेंगे, M30 ट्यूब पे एक फेल हो गया, हम इसका क्या करेंगे? 30 दिन का पहले जितना M30 हमने कैलकुलेट किया, हमारे IS 456 में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में उन सबके एवरेज रिजल्ट्स लेके फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. अगर फॉर्मूला में जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू से ये वैल्यू कम है, फिर हम इसको जाना पड़ता है. अगर वो वैल्यू से वैल्यू ज़्यादा है तो चलेगा, हम बोल सकते हैं सर एज पर स्टैंडर्ड डिविएशन देयर आर नो वैल्यूज इन M30 सो वी कैन प्रोसीड. Only for that concrete or नो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, अगर हम पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. क्योंकि M30 अभी सारा स्ट्रक्चर M30 ही चल रहा है, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर हमने किया सारा M30 है, कोई फेल नहीं हुआ. एक ही स्ट्रक्चर अगर फेल हुआ होगा तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन हमको 60 to 70% एक्यूरेसी देते हैं. इसलिए हम टू प्रोसीड फॉर 80 to 90% वी विल डू द रिपोर्ट नाम. मतलब जैसे IMC ने बैच बनाया, यस उसमें से मैंने 15 फाउंडेशन कास्ट करी. ओके.
ठीक है, एक फाउंडेशन में प्रॉब्लम आया, हाँ तो इसको मतलब प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर फाउंडेशन में नहीं है, उस बैच का जो कंक्रीट हमने टेस्ट किया, हमने 10 फाउंडेशन पे किया है, तो हमने उस 10 फाउंडेशन को कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, वो भी फेल हो गया। मीन्स वो जितने भी फाउंडेशन या जो स्ट्रक्चर हमने उस समय टेस्ट किया वो रैंडमली हम उस पर्टिकुलर बैच को जो भी कंप्लीट है उसको जो स्ट्रक्चर डाला है उस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर नहीं फेल होता ना, हमारा तो क्यों फेल होता है, कभी भी स्ट्रक्चर फेल नहीं होता सर, एक ही है। वो हमारा अगर 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आया उससे हमने जो भी डाला कंक्रीट भी हमने उसी से निकाला, हमने स्ट्रक्चर भी उसी से काटी, हमारा क्यूब फेल हुआ। उस पर्टिकुलर बैच का जो भी कंक्रीट है वो हमारा कहीं डाउट नहीं है, उस कंक्रीट का हमने जो भी स्ट्रक्चर हमने काटी उसको हम साइड कंक्रीट कई बार क्या क्यूब कास्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी यानी इसको लेबर आया उसने क्यूब नहीं बना, ट्यूब का साइज थोड़ा बहुत हो गया, उसकी वजह से रिजल्ट हमारा फेल हो गया। तो हम एक्चुअल साइड कंक्रीट कभी से इसका जो नट बोल्टिंग है ना वो लूज हो जाता है यूज करते करते, तो ऑड शेप ऑड हो जाता है, उसका जो क्यूब शेप नहीं रहता, क्यूबॉइड हो जाता है। शेप आना चाहिए वो नहीं होता, तो उसके कारण जब हम लोड देते हैं वो एरिया आपका रिजेक्शन होता है, अगर आपका एरिया रिडक्शन हो गया तो स्ट्रेस ज़्यादा है, वो फेल्योर जल्दी देता है। कभी पॉइंट लोड आ गया उसमें तो यूडीएल चाहिए, पॉइंट लोड आ गया तो पहले ही फेल हो जाएगा। और क्यूब कास्टिंग के टाइम में भी अगर मैनुअल एरर आ सकते हैं, जैसे उनको लेयर में फर्स्ट लेयर उसको 25 टाइम्स टैंपिंग करना है, इवन क्या करता है कंक्रीट लिया भर दिया, सेकंड लेयर भरना है, सर भर दिया, सेकंड लेयर में भी 25 टाइम्स टैंपिंग करना है, थर्ड लेयर में टैंपिंग करना है, फिर ये रूलर ऐसे बिल्कुल कट फिनिश करना है। वो करना है हम लोग ओरिजिनल जो कोडिंग है ओरिजिनल कोडिंग नहीं होता है, तो सही बात है। क्यों भरने में क्वालिटी ऑफ कंट्रोल हमें मिक्स डिजाइन में हम सेम यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग मिक्स डिजाइन में हमारा टारगेट स्ट्रेंथ वो उसी हिसाब से ready करता है। अगर हमारा पूरा क्वालिटी कंट्रोल है तो देन दैट फैक्टर विल बी मोर, इंस्टेड ऑफ 30 M30 वी विल डिजाइन फॉर M40। जैसे मैंने तो देखा है कि ये ट्यूब में हम लोग बढ़िया से उसको 14 दिन में रखते हैं, Not 30 days, not 40 days, 20 days, 7 days की होती है। 7 डेज की मतलब आई डोंट नो कि मतलब वो सुबह एक बार मार देते हैं फिर वो आधे घंटे में सर हम That's why we are quality control के साथ में भी डिजाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग मॉडरेट के लिए करते हैं, लेकिन जो हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर है या न्यूक्लियर प्लांट्स है वहाँ पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी गुड। तो मतलब वहाँ स्ट्रक्चर को फाउंडेशन तो मैंने देखा है कई बार हो जाते हैं, कॉलम वो जो सूखा कपड़ा डाल देते हैं, वो एक कपड़ा जूट ASEAN क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर तो फॉलो करते हैं। ऐसे लोग तो मैंने हमेशा सीखा ही हुआ है। एशियन लोग जो करते हैं ज़्यादा अच्छे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम लोग एशियन कराते हैं, वाटर फिलिंग करते ही नहीं, हम लोग क्यूरिंग कंपाउंड यूज करेंगे। अगर बड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता फीलिंग कंपाउंड हम यूज करते हैं। हम लोग इधर नहीं रोड पे यूज करना पड़ेगा अगर ज़्यादा एरिया होगा तो। नॉर्मली नॉर्मल केस में सर एक क्यूरिंग का मेन एजेंडा क्या है, हम जो कंक्रीट करता है उसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो सूखना नहीं चाहिए, तभी स्ट्रेंथ आता है ना। बाहर इसलिए हम करते हैं कि अंदर का मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब हम पानी में उसके अंदर डुबाने की जरूरत नहीं है। ये कंक्रीट जो हमने कैश किया स्ट्रक्चर उसके अंदर मॉइस्चर बराबर रहता है, वो मॉइस्चर की वजह से हमको स्ट्रेंथ आता है। धूप है तो वो बाहर का सीखेगा तो फिर वो अंदर का सीखने लग जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए हम उसको कंटिन्यूस फुल रखते हैं कि अंदर से मॉइस्चर बाहर मूवमेंट ना हो। इवन अगर हम
अपने क्यूब को जस्ट पॉलीथीन से पूरा रैप करके सील करके रखते हैं, तो हमें पानी के अंदर ही डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग मॉडरेट क्वालिटी कंट्रोल लेते हैं। अगर हम हाई एक्यूरेसी ले रहे हैं, हाई क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, हम उसमें कंटिन्यूअस वेट रखना है या क्योरिंग कंपाउंड यूज करना है, हमें स्टीम क्योरिंग करनी है, तो एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर हम वो यूज करते हैं तो हमें M30 कंपेयर हम M35 के लिए भी डिजाइन करके भी हम अचीव कर सकते हैं। अब जैसा आप हाई क्वालिटी कंट्रोल लेंगे तो ये उससे कॉस्ट तो कम हो सकती है ना, फिर लेकिन डिपेंड करता है ना हमारा वर्किंग पर्पस क्या है, हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ज़्यादा सीमेंट डाल रहा हूँ M25 में 20 मतलब सीमेंट डालूंगा। कॉस्ट तो सेव होगा, लेकिन बेस्ड ऑन द डिजाइन। आप जस्ट वहाँ पे सोच रहे हो कि आपने सीमेंट कम कर दिया, लेकिन अदर आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो कॉस्ट भी ज़्यादा है। आपको क्योरिंग कंपाउंड यूज करना है, स्टीम क्योरिंग करनी है, सेपरेट सेटअप। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं आगे टेस्टिंग के लिए बाहर भेजेगा, लैब में भेजेगा। अगर मैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल करने के लैब में टेम्परेचर हमारा मैन्युफैक्चर बोला और कंप्यूटर वो हमारा टेम्परेचर क्या है 5 to 25 नॉन कोहेसिव साइड के लिए, नॉन कोहेसिव साइड में कोहेजन नहीं, बॉन्डिंग सैंड एग्रीगेट हम लोग इधर चेक करता है। क्या चल रहा है? सही चला टेप लगाया है, मतलब अलग अलग है, मतलब ये भी ड्रेस होगा, ये भी होगा, ये भी अलग अलग होगा, मतलब वो सारी इधर कौन एक्सप्लेन करेगा? शर्मा इधर से कौन एक्सप्लेन करेगा? गनिंग से अप्लाई करा हुआ है, लाना नहीं है, इसको करके हमारा चिमनी में हाँ अभी बस कितना रीडिंग आया? कितना रीडिंग? हिसाब से 28। ओके वो चार्ट 30 ये पीसीसी का हो सकता है सर, M7 पे थोड़ी ला के रखते हैं, जो कांग्रेस डालेंगे जो बच जाते हैं इधर डाल दिया होगा। नहीं M10 लेके आया इधर हाँ अच्छा। M10 का पीसीसी है। ठीक है, अभी आ सकता है स्ट्रेंथ साइड में। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये दिस इज ओनली बस जो क्लाइंट को ट्रिक दिखाने के लिए। सर आप एक्सपेंशन ये क्या है? वो जो हम जो और रैपिड मॉइस्चर मीटर, वजन जो बताओ ये रैपिड मॉइस्चर मीटर, मॉइस्चर कंटेंट। वजन करके जो ये करते हैं
मिट्टी निकालेंगे इससे यहाँ इसमें हम उसका मिट्टी रखेंगे लेवल देंगे ना क्या है ये जो है अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम के डालने के बाद ये जो दोनों यूज करता है ये है इसका टॉप अप करके कार्बाइड पाउडर उसमें मिक्स करके इमीडिएटली इससे एक बार करो, इससे बंद करके टाइट कर देना है इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो उसमें अंदर बॉल 4 बॉल है बॉल उसके अंदर मिट्टी को छोड़ देगा और कार्बाइड पाउडर उसको मिक्स कर देगा जैसे मिक्स होगा तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है मॉइस्चर मिक्स विद द वाटर फ्रॉम एसिटिलीन गैस वो प्रेशर के साथ ये मॉइस्चर फिगर कैलकुलेट होता है प्रेशर से जितना मॉइस्चर होगा ये जितना ऊपर है वो लेबोरेटरी से होता है ये केवल आपको मॉइस्चर कंटेंट बताएगा कि आपका जो लैब रिजल्ट है उससे आप चेक करो रिजल्ट के रेस्पेक्ट में कितना आपको आपको चाहिए जैसे लैब रिजल्ट मान लीजिए नॉर्मली 14% वो लैब रिजल्ट का प्लस माइनस उसके आसपास और दूसरा का सैंड फैंड वगैरह किसी का भी कर सकते हो। नहीं, फिगर सॉइल का जो सैंपल हम लोग कैसे नॉर्मल सैंपल लेके आएंगे ये कोर कार्डर जो इसके अंदर से कुछ लेके इसका जो 6 ग्राम में कैलिब्रेशन अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ग्राम होता है जैसे आप 6 ग्राम हो नहीं मैच हो गया तो 6 ग्राम है वो 6 ग्राम सैंपल को उसमें जेम्स रहेगा कार्बाइड पाउडर बॉल के साथ जो बॉल और सॉइल जो है वो जैसे गिराने से तोड़ देता है सॉइल को और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कार्बाइड पाउडर में मिक्स हो जाता है जैसे मिक्स होता है इमीडिएटली एसिटिलीन गैस का ऑपरेशन होता है जो एसिटिलीन गैस का प्रेशर इस नोजल यहाँ पे नोजल के थ्रू इसको वो प्रेशर डेवलप करता है उसी हिसाब से मूव करता है एंड दिस इज कैलिब्रेटेड विद दैट प्रेशर उसमें मान लीजिए 10, 15, 20 जैसा मॉइस्चर रहेगा चलिए ये रीडिंग देख के हम लोग परसेंटेज में दिया इतना परसेंट दैट सॉइल कंटेंट इतना परसेंट मॉइस्चर ये रीडिंग आने के बाद में हमारा फॉर्मेट में एक फॉर्मूला है उससे हमको उसका मचल कंटेंट मिलेगा परसेंटेज में एक्चुअली फार्मूला जो है पहले आप इसका वॉल्यूम से जो वेट के हिसाब से बल्क डेंसिटी निकाल लिया बल्क डेंसिटी के साथ बल्क डेंसिटी बाई 1 प्लस ओमेगा ओमेगा मीन्स मॉइस्चर कंटेंट निकालने से आपका फील्ड डेंसिटी निकल जाएगा फील्ड डेंसिटी निकलने के बाद फील्ड डेंसिटी को आपका लेबोरेटरी मैक्सिमम डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट हो रहा है वो देखना है दैट शुड बी सैंड के लिए होता है 85% एंड अबव सॉइल के लिए होता है 90 तो कई जगह में 95% एंड अबव फाउंडेशन में बैकफिल जो करेगा उसके लिए अबव 90 चाहिए एंड प्लीन्थ एंड जो दूसरा लेयर से माइक्रो एक सैंपल लेके देखो ना इधर से मिट्टी आना नहीं तो मॉइस्चर को ले सकते और किधर बच्चा बच्चा एक बार देखो ना ये इसका कैलिब्रेशन बाकी जहाँ पे आप खरीदते हैं इसके साथ पहले बात करना पड़ता है टच करेगा मतलब वर्ल्ड एयरपोर्ट में चेक करना अरे वैसे इसमें क्यों लेने का वैसे मिट्टी कर लो मिट्टी पहले क्लीन कर फुल ऐसे नॉर्मल सैंपल एटमॉस्फेरिक नॉर्मल कोई भी मिट्टी से लो ना कंक्रीट में अगर जो आता है कंक्रीट में आपको अगर है इसका तरह वीडियो भी करो
इसका थोड़ा वीडियो करने का नीलेश, इसका वीडियो करने का सैंपल। हाँ सैंपल लेके आओ ना। इसका अच्छा है, अभी चेक करेगा, एक सैंपल लेके आ रहा है। नॉर्मल वैसे थर्मोमीटर है जो हम लोग बुखार के लिए यूज करते हैं। वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड है। ना डीएफटी के चेक करने का पहले चेक करने का ना। देखो अरे इंद्रवीर, क्लीन करके नहीं रखते हैं, पूरा अंदर भरा हुआ है उसमें। डिपेंड अपॉन मटेरियल, अलाई मटेरियल तो हमको कॉइल से करना है। ना कॉइल से करता है, लेकिन जैसे हम पीडब्ल्यूडी जैसे करता है ना, ऐसे ही अभी चालू अलाई मटेरियल तो रिकॉर्ड रहेगा। पीईटी जो किया ना, वो तो कब तक होल्ड नहीं सकता। तो नॉर्मली सीएस मटेरियल का अलाउ जरूरत नहीं है आपको। एलएस पे बोल रहा हूँ, तो मैंने खड़ा है होल्ड ऐसे कॉइल क्लाइंट बोला, ये कंसल्टेंट बोला हमको उसका ग्राफ भी ग्राफ के साथ आपको नॉर्मली आपका तो जितनी सरफेस तो यहाँ पे बता देगा कितने माइक्रोन की हमारी प्लास्टिक अपने जो पेंट किया है उसका थिकनेस कितना है। ये तो ये है डीएफटी मीटर पेंट किया। इसका ये भी है, प्रोब भी है इधर। ये तो कैलिब्रेशन का ये देखिए, ये भी ऐसा पेपर पर जो थिकनेस है वो बता। नहीं पेपर का नहीं, ये एक्चुअली मटेरियल ये मेटल जैसे ये है, इसके ऊपर ये पेंट है। अब इस पेंट का थिकनेस कितना है, या पाइप में हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें कितनी थिकनेस हमारी पेंट की है, वो तो कुछ माइक्रोन्स में ही आएगी। नॉर्मली 250 माइक्रोन हमें चाहिए होती है, 250 माइक्रोन 0.25 mm, हम तो वहाँ की कहीं से नहीं देख सकते, उसके लिए ही है। जीरो में लगाओ। ये हाँ? नहीं पेंट थिकनेस के लिए ये है डीएफटी गेज। ये पाइप वेल्डिंग करनी होती है तो पाइप तो बिल्कुल टच करके नहीं रखते ना, थोड़ा सा गैप होता है 3 to 4 mm का, तो उसके लिए 1 mm गैप, 2 mm, 3 mm, 4 mm वो चेक करने के लिए। ये वेल्डिंग थिकनेस कितना हुआ वो चेक करने के लिए वेल्डिंग गेज, थिकनेस गेज मीन्स हमारा इसका थिकनेस कितना है।
इसके लिए ये हमारा एनालॉग टाइप है, एक डिजिटल टाइप अलग दूसरा एक आता है। जैसे ये वर्नियर बात करें, वर्नियर हमारा तो ये डिजिटल वाला है, डिजिटल सीधा वैल्यू आ जाएगा, ये भी डिजिटल है। अभी आगे से तो वो वाला होता है, वो एनालॉग वाला जो लैब में हम लोग यूज़ करते थे। हाँ वेव रहता है ना, इसमें वेव रहता है, ये आपका इसका लिस्ट 1.2, इसका 0.1 होगा लिस्ट। अपना डिजिटल आ गया है तो डिस्काउंट कम इम्प्रूव हो गया है। नीचे से भी वेल्डिंग हो गया, साइड से चारों साइड से वेल्डिंग हो गया। वरने लगाने के लिए एक टाइम आपको ऊपर जैसे हमारा ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं, ये वरने का ही नहीं लगेगा। ये प्रॉप जिधर लाएगा सर्विस से ये आपका ये क्या बोलते हैं, वो सर्विस प्रॉप जिधर देगा डेडिंग उधर। बस बनता है। जैसे हमें यूट्यूब में लगाता है ना, कंप्लेंट ड्यूटी करने में प्रॉप से लिया। इससे भी हमारा किधर है? नया नया सब डिवाइस आ रहा है, मैं तो सोचा कि यूपी टेस्ट बताऊँगा। मैं सोचा कि यूपी टेस्ट बताऊँ ना। कौन सा यूपी भी है? हाँ यूपी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। यूपी साइड में है नहीं ना किसी के पास। कंपलसरी है यूज करना, कंपलसरी है। इसमें क्या है, वो ब्लास्टिंग होने के बाद ना साथ इसके ऊपर सैंड ब्लास्टिंग में क्या हमारा ये 2.5 सैंड ब्लास्टिंग अभी बंद है। हमारा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रफनेस होगा तो आपका पेंटिंग ज़्यादा सैंड ब्लास्टिंग बोलने का नहीं, ज़्यादा पेंटिंग होगा तो फिलअप होने के चांसेस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतना थिकनेस भी कम होता जाएगा। पेंटिंग ज़्यादा हो गया तो फिलअप वो पपड़ी बन के निकल जाता है। करने के पहले ये हमारा टेम्परेचर ये हम लोग पेंटिंग सेट के अंदर रखता है ना, पेंटिंग सेट के अंदर रखता है ना। हाँ? सॉल्ट कंटेनर प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक सरफेस पे सॉल्ट है कि उसका कितना हमारा लिमिट कितना है, क्योंकि सॉल्ट अगर ज़्यादा होगा तो पेंट आपका फिलअप हो जाता है। जैसे आप घरों में देखा हमने, हम पेंट करता है उसमें वाइट निकल आता है मॉइस्चर के बाद। ना ये मेटल के लिए, ये मेटल के लिए है। मेटल में भी अगर सॉल्ट का ज़्यादा रहेगा वैल्यू तो मेटल में भी आपका सॉल्ट आएगा। मॉइस्चर कॉपर स्लेग में या तो मॉइस्चर है आपका प्लास्टिक कर उसमें से। अब मान लीजिए अभी तो एक प्रोजेक्ट सीसोर का जो प्रोजेक्ट होता है आपका मॉइस्चर से आ जाएगा, उसका मॉइस्चर तो आपका सॉल्ट सरफेस पे आ जाएगा। तो आप मान लीजिए पाइप स्टोर किया आपने, पाइप स्टोरेज एरिया में तो आपको ये होगा, तो उसको पहले ब्लास्टिंग करके ये देखने का उसको वो लिमिट के अंदर सॉल्ट कंटेनर चेक का है नहीं पर ब्लास्टिंग करके मैंने उड़ा दिया। हाँ उड़ा दिया, लेकिन उसको इंश्योर करने का ना उसको फिर भी मॉइस्चर का रहता है ना सर, हाँ। वो भी ब्लास्टिंग मार दिया, इसलिए हमारे कभी कभी ब्लास्टिंग मटेरियल है उसमें भी सॉल्ट रहेगा तो वो भी आपका सरफेस पे आएगा, तो उसके लिए हम जब चेक करते हैं।
नहीं अपना लिमिट में आ रहा है, यहाँ इतना नहीं है ना, मिलता है मतलब चेक करता है, लिमिट के अंदर है, मोस्टली ऐसे लिमिट के बाहर नहीं होता है, बेसिकली ये ज़्यादा आता है, इसमें क्या है, इसीलिए में रिजेक्ट होता है, कोस्टल एरिया में आएगा, एरिया में ज़्यादा आता है, एरिया में ज़्यादा आता है, इसको पैड किधर है, पैड लगाता है वो किधर है, हाँ ऐसे रास्टिंग होने के बाद इंजेक्ट करता है, डायरेक्ट स्टिक किया वो लिक्विड क्या है, वो इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट करता है वो फिर लेके फिर वो इसमें डाला जाता है और उसमें ग्रेडिंग रेडी है, स्टिच वेल्डिंग पे नहीं लिक्विड आता है, उसका वैल्यू लिखा रहेगा कि हमारा स्टिच वेल्डिंग में वो नहीं आएगा। मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए, मशीन कैलिब्रेट होगा, ठीक है, ओके डिजिटल वाटर लेगा, ओके, ठीक उसका पहले ठीक रीडिंग लेगा, इनिशियल रीडिंग कितना है, नहीं ठीक है कोई डिजिटल वाटर लेगा, उसका इनिशियल रीडिंग कितना है, फिर उसको ये टेप लगाएगा और ओके, इसमें आपका वाटर फिल कर देगा, जो सरफेस से कॉन्टेक्ट पाइप के सरफेस से कॉन्टेक्ट रहेगा, उसको 5-10 मिनट तक होल्ड करने का और फिर उसको इंजेक्ट करने का, बाहर निकालने का, फिर उसका रेटिंग लेने का, दोनों को कंपेयर करने का, हमारा कितना रेटिंग आया वो हमारा ये जो है ना सर, ये स्टिकर निकाल के जो ब्लास्टिंग किया है ना, उसके ऊपर ऐसे चिपकाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो आपने हम लोग वाटर लिया हुआ है, ये वाटर इसके इंजेक्शन से खींच के इसके यहाँ से फिर डाला जाता है अंदर, इसके अंदर ये जो है ना, ये पूरा राउंड निकल जाएगा, इसके अंदर डाला जाता है, फिर कुछ देर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रहना देता है, फिर उसको खींचा जाता है, फिर वो इसमें ये फिर खाली कर, जो बचा है उसको आप खाली कर देना है इसमें, तो फिर उसमें ये जो आएगा ना, इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्ट, बिफोर दोनों रेटिंग वो दोनों के बीच में माइनस आपको करके 5 मिलीग्राम का डिफरेंस होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो टेस्ट मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका लेस देन 5 आना चाहिए, 5 से कम आना चाहिए। ये सरफेस रेफरेंस के लिए WFT है हमारा वेट फिल्म थिकनेस, ये हम इसीलिए लेता है लोडिंग एप्लीकेशन का टाइप है, पेंट हमारा मैन्युफैक्चर दे देता है, WFT वैल्यू देता है, मैन्युफैक्चर वो चेक कर लेता है, इसको पेंट हम लोग भी चेक करते हैं, सपोज हम लोगों को 60 माइक्रो चाहिए, तो हम जो पेंट मारेगा तो अप्रॉक्स 90 to 100 होना चाहिए, तो ड्राई हो गया तो 60 है, तो इसलिए हम लोग पेंट मारते समय इसको चेक करता है कि हाँ भाई इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा तो थोड़ा और मारने का, नहीं तो ड्राई होने के बाद तो पूरा फिर रिपेयर मारने का, तो हम पहले ही इसमें हम चेक करेंगे। एक गीला सरफेस है, आप इसमें ऐसे रखो तो कोई एक जगह पे टच हो जाएगा, जहाँ पे टच होगा वो वैल्यू आपको हमारा क्या है, ये देखिए हमारा ये 350 400 ऐसे हम टच करेगा तो हमारा 350 का टच हो जाएगा, 400 लास्ट में टच होगा हमारा, ये 450 जो लास्ट वाला टच होगा वो हमारा वैल्यू आएगा। ओके नेकेड आइज से देखिएगा, दोनों में आ जाएगा, दोनों में वेट कंडीशन डालेंगे। हमको कंक्रीट के ऊपर देखना तो देख सकते हैं, कैसे करेंगे दिखाओ एक बार। ये आपको कुछ नहीं, पेंट करते समय इसको टच करना है, गीले पेंट में रखेगा, गीले पेंट में रखना है, अच्छा गीले पेंट में, हाँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना आ रहा है, मतलब वो टच ड्राई करेगा होने क्या, के बाद पेंट टच करेगा उतना वो ये अलग अलग डिप्रेशंस हैं, यहाँ पे जैसे ही होगा जो जिस पे टच करेगा, इस पे टच करेगा तो 50, इस पे टच करेगा 75, यहाँ पे किया तो 100। ओके मान लीजिए यहाँ पर पेंट हुआ, अब ऐसे डाल दिया, जिसमें टच करेगा उतना माइक्रोन, मतलब वो अंदर इमर्स होने के बाद में उसको सिर्फ टच करना चाहिए पेंट के सरफेस को, क्वालिटी टेस्ट करना है ना, वो शेयर किया ना कि वेट टेस्ट करना डेली बेसिस पे करते हैं, वीडियो आपने शेयर किया था ना, ये माइक्रोन का है, कितना माइक्रोन से स्टार्ट होता है धर्मेंद्र जी, ये कितना माइक्रोन से स्टार्ट होता है? आपका 25 से स्टार्ट है, वेरी गुड। हमको ये ये आपका 3 mm तक ठीक है, हमको एक सेट ये चाहिए। मार्केट
पैसे देने पड़ेगा। किधर मिलेगा कितने हमको गिफ्ट में चाहिए। हम उधर ही चेक कर लेंगे। नहीं जहाँ रहेगा ना सर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सबके पास रहेगा। बेसिकली हम लोग सारे कॉन्ट्रैक्टर आप जानते हैं उसको कुछ नहीं सिविल के पास नहीं होता, मैकेनिकल के पास सारे मैकेनिकल आपको पेंटर के पास ही रहता है, डेली Okay, उसको okay. अप्लाई करना होता है ना, नहीं, तो हम इसीलिए- लोग एक पिन का रेंज होता है हमारा, इसके लिए इसलिए हमें चाहिए। हमें चाहिए अभी। इसके लिए पूछ रहा हूँ। ये डॉली टेस्ट। हाँ ये सर डॉली टेस्ट है हमारा पेंटिंग होने के बाद हमारा बॉन्डिंग है आपका ये MIO और कोड या मेरा प्राइमर MIO बॉन्डिंग सैंड ब्लास्टिंग करते हैं ना, पहले तो इससे surface 7 complete दिन बाद करते हैं पेंट होने के बाद 7 दिन कितना बाद रफनेस? ये इसको डॉली अप्रूव होगा। मिनिमम 7 दिन है कि आपका ड्राई होना चाहिए पेंट पूरा। मैन्युफैक्चरर जो है ना वो लीक करेगा साथ में, तो हमारा पेंट लीक क्यों होता है, फुल लीक हम तो क्यों यूज करते हैं, उसका डाटा साथ में लीक क्यों होता है, खुद को लीक होगा, उसके बाद हम ऑडिट करना है, मतलब उसका लीक के बाद ऑडिट करना है, फिर उसके बाद हम पूरा पेंट देखना है कितना या तो फोटो लोगे या वीडियो बना लोगे? पूरा वीडियो। पाइप के पास काफ़ी चीज़ें अपने लिए भी नहीं है। चाहे वो पेंट को निकाल के निकले या पेंट नहीं निकले तब भी हमारा कोई जगह पेंट निकालता नहीं है, पेंट भी निकलता है। पेंट निकल के सपोज करिए हमारा ये 10 आया 10 12 या 15 आया पेंट निकला तब भी हमारा समझ गया ना, बेसिकली पेंट फाइल निकल गया तो इसका मतलब रेशन अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग बराबर नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम फोर्स देने के लिए ये फोर्स देने के लिए इसको लगाएंगे। जैसे ये निकलेगा डॉली अपने आप ये फिर आप कितना भी ब्रश करते रहिए नहीं लगेगा, रीडिंग आगे नहीं बढ़ेगा। तुम लोग एक चीज लगाया नहीं, हॉलीडे डिटेक्टर किसी से मांगना चाहिए था, हॉलीडे डिटेक्टर मांगना चाहिए था, हॉलीडे डिटेक्टर मांगना चाहिए था। हॉलीडे तो संडे होता ही है। लास्ट में 2 दिन पहले सलाम किया था, 2 दिन पहले भी हॉलीडे ना इसमें यहाँ मिसिंग है। ये बहुत अंडरग्राउंड पाइपिंग का तुम लोग ध्यान नहीं दिया, अंदर चला गया अंडरग्राउंड को कड़ी हॉलीडे ना इसमें एग्जीबिशन में वो भी एक हमारा पाइपिंग फिल अप टेस्ट करता है ना, फिल टेस्ट करता है ना। तो कैसा रहा एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया। लेकिन फिल टेस्ट के टाइम में टेम्परेचर चेक करता है ना, क्वालिटी वीक में ये तो मैंडेटरी है। उसी में वैल्यू पता चलेगा। Actually टेम्परेचर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे लिए भी नए हैं, मतलब ये तो मैं जानता ही नहीं था, तो मेरे को ये परचेस करना यहाँ है। के एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिक का इसका बारे में पता नहीं, इसको जो देखते हैं ये कंपैरेटर है। तो हम लोग सर्विस रफनेस चेक करते हैं कंपैरेटर मतलब जो कैसा है, सरफेस में 2, अप्लाई 2.5 और 3 हमारा कौन सा है तो कंपैरेटर चेक सबसे कम वाला क्या है, ये हमारा सबसे कम रहेगा। ये हमने ज़्यादा इधर गायब हो गया था? क्या इधर गायब हो गया था? नहीं सर इधर ही हूँ, कहाँ इधर नहीं, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ तुमको। बाइक ये बना इंस्ट्रूमेंट लगाएगा कितना माइक्रो वो जो रफनेस प्रोफाइल के हमारा लिमिट के अंदर है। जैसे हमारा यहाँ पे उसके बीच में आना चाहिए। ये उसको देखा ना, वो लेके आके इसमें देखा, उसको लेकर उसमें लगाओ। एक्चुअली सर क्या है, ये कंपैरेटर है, जब हम ब्लास्टिंग सर्फेस किसी भी सर्फेस से ब्लास्टिंग कर देते हैं, ब्लास्टिंग करने के बाद हम उसको देखते हैं कि वो सीमेंट लिखा हुआ है विजुअल कंपैरेटर, सीमेंट 3 सीमेंट 4, ये विजुअली हम इसको कंपेयर करते हैं कि हमको जनरली सीमेंट 4 का चाहिए, ये सरफेस और ये सरफेस में सीमेंट 4 मैच कर रहा है कि नहीं। अगर विजुअली में मैच कर रहा है तो हम उसको पास कर सकते हैं। समझ गया। नहीं वो अपना स्टैंडर्ड में ISO 8503 है, इसी इसको स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करके इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। एक कंप्यूटर बुक भी हमारा आता है, उसमें क्या था मटेरियल SA1 SA2 एंड A3 वो क्या होता है क्योंकि हम ये हमारा ऐसे होता है स्टडीज स्टैंडर्ड ऐसे ठीक है, वो मतलब AC1 बोलते हैं लाइट ब्लास्टिंग, मतलब नॉर्मल ब्लास्टिंग होता है। AC2 बोलते हो उसको नियर टू वाइट में होना चाहिए, प्योर वाइट में नहीं दिखेगा, ब्लास्टिंग करेंगे हम लोग तो नियर टू वाइट दिखाई देगा। AC3 करना प्योर आपको वाइट दिखना चाहिए मटेरियल, ऐसे नहीं ऐसे CS के लिए होता है। SS क्या था ऑलरेडी पहले से वो वाइट होता है, उसमें AC3 हम नहीं होता है, उसमें सिर्फ ओनली जनरली प्रोफाइल मेजर करना पड़ता है, उसमें अपने को कंप्यूटर देखना पड़ता है, उसमें वो AC2 AC3 ऐसा कुछ मेजर नहीं होता है। ये CS में मेजर होता है कि हाँ AC2 AC3 ऐसे आपको होता है।
तो ये सरफेस राउंड सर्विस नहीं रफनेस कोई जैसे बोलते स्टैंडर्ड उसमें नेस में भी आता है नेस 5 नेस 10 ऐसे करके आता है। प्लास्टिक होने के बाद ये कंक्रीट सरफेस पे दिखाएगा क्या कंक्रीट पे नहीं दिखाएगा मेटल होना चाहिए आफ्टर ब्लास्टिंग आफ्टर ब्लास्टिंग ये साइड पेंटिंग हो गया पाइप भी नहीं कहता विजुअली देखने के लिए होता है विजुअली देख के अभी ये चारों का अंदर ये चार जो है एक सैंपल लेके आया हूँ। ये हम कोड ले लिए हैं, इसको अंदर पूरा भेज दिए और सॉइल का सैंपल लिया है। ये सैंपल को हम इसमें डाल के बैलेंस करके फिर मॉइस्चर में डालेंगे। और थोड़ा सा ये 6 से 8 6 से 8 साल मिट्टी डालने के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ग्रुप या दो स्टेप डालेंगे जैसे मछली के will add some more, and after that you will add some small ball type ball. You will add the balls. What the ball will do is it will shake the soil, and after shaking the soil, the moisture will react with the calcium carbonate, and some gas will be called as acetylene gas. Acetylene gas will be released. Yes, calcium carbonate plus H2, with which we will get acetylene out, and the remaining residue will be here. And the gas will be released above. Based on the gas sensitivity, this marker is based on the acetylene sensitivity. This marker will show the moisture content. Based on the moisture content, based on the reading, we have another formula. We will apply it in the formula and we will calculate the moisture content, and that is the procedure. इसमें डालेंगे और सिर्फ इसको हम शेक करेंगे, शेक करके जो भी हमारा रीडिंग आएगा उसको फॉर्मूला में लगेगा, फिर हम डेंसिटी बाय डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये 0 से लेकर के 50 तक हमारा एक्चुअली अगर GSB WMM होगा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 6, 7 या 8 OMC। मैं आपको कहा था ना, तो मैक्सिमम रेडिएंट HU होने के लिए एक मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको मैक्सिमम हमारा GSB WMM उसको तो 4 से 4 उसको तो क्या है, उसका मॉइस्चर कंटेंट 6, 7, 8 वहाँ तक रहता है। अगर हमारा सब ग्रेड ऊपर ग्रेवल लेके आ रहा है तो उसका
का मॉइस्चर कंटेंट 8, 9, 10, 11 और इससे फाइनर मेटल अगर हम ब्लैक कॉटन लेके आए उसका मॉइस्चर OMC 15 या 16 या 17 तक ही जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कोहेसिव सॉइल्स बोलते हैं ना, कोहेसिव सॉइल्स ज़्यादा मॉइस्चर लेते हैं, मैक्सिमम रेडियस रेशियो, और कोर्स सॉइल्स नॉन कोहेसिव सॉइल्स मतलब हमारे जो सैंडी सॉइल्स बोलते हैं TSB WM, वो तो ज़्यादा कोहेसिव नहीं होते, तो वो कम मॉइस्चर में डेंस रेशियो होता है। ऐसा चेक करने में रिएक्शन हो गया और गैस सेंसिटिविटी कितना टाइम लगता है? ऐसा कुछ टाइम है नहीं सर, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रीडिंग हम चेक करने के टाइम में जहाँ तक जाएगा, इसके बाद वो जहाँ नहीं जाएगा, मतलब वहाँ जहाँ एंड हो जाएगा उससे हम पता चल जाएगा। जब तक हमारा OMC आएगा, OMC +1 -1 वो रेंज में आना, अगर हमारा OMC 6.1 है मतलब 7.1 या 5.1 वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। उससे कम होगा तो फिर पानी डालना पड़ेगा, उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रोलिंग करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम देके फिर रोलिंग करके फिर चेक करना। जब तक हमारा OMC आएगा तब तक हम रोलिंग करना पड़ेगा साइड रोलिंग, और उसको जो करना ड्राइंग के लिए ड्राइंग में छोड़ना पड़ेगा। वो मॉइस्चर कंटेंट अपने को OMC के आसपास ही रखना है, Yes. 1% Yes. उसके मतलब वो अगर OMC रहेगा तो हम लोग दूसरा मंगवा सर को मैं कॉलर ये फर्स्ट नहीं, कभी कभी अगर ज़्यादा हमने उसको ज़्यादा कायदा रावल किया तो हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा क्या रटिंग पूरी तरह फंस जाता है, निकलता नहीं। कई बार वो जब कलर खराब हो जाता है तो फिर उसके बिना वो लोग करते हैं। नहीं वो इससे बिना कर दिया होगा तो इसमें आपको बेंड लग जाएगा पक्का, ये तो रहना ही चाहिए। ये तो फिर कलर खराब हो गया। इधर एक मोर फॉर्म ये फाइनल केस है, थोड़ा किसने है DFT केस, ठीक है। फिर ये भी केजी है। अरे उसका तुम छोड़ दो, किसी को मोबाइल ये अलग अलग टाइप के है, तो केजी की ये यूज़ किया हुआ है, ये तो सभी ये माइक्रोमीटर यूज़ किया है। अच्छा सब पूरा कवर होना चाहिए। संजी सा मास्क पहना है ना आपने? हो गया? एक एक नाम बोलेगा। ये डॉली टेस्ट मिशन आप रखिए, ये WFT गेज, ये कंपैरेटर, DFT गेज, साल्ट कंटामिनेशन टेस्ट किट, डिजिटल मल्टीमीटर, ह्यूमिडिमीटर, डिजिटल रफनेस प्रोफाइल गेज पेंटिंग यूज़ करता है, ये डिजिटल अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज, एक मिनट एक लाइन में एक लेवल राजकुमार आ जाओ, इधर से भी ले लेगा चलेगा। लास्ट फोटो देखे ना, नीले सर पीछे तरफ देख रहा है, सब पीछे है। अरे उसका जाओ यार सेल्फी। थोड़ा बिगले सी आप थोड़ा सा, हाँ
वेरी गुड बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे को भी नहीं पता। ISL का ज़्यादा पार्टिसिपेट ISL का तो ज़्यादा पार्टिसिपेट तो होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किया और कंटिन्यू अप टू द कमिशनिंग क्वालिटी पैरामीटर। नीलेश अब तुम फॉलो अप कर लेना होती है खरीदना है मेरे को 4 साल बाद में कंटेंट